मित्रों, जब कोई व्यक्ति धोखा खाता है और उस धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, जीवन में बिखर भी जाता। और अगर उसे जब पता चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ही व्यक्ति है, तो उसके लिए ये स्थिति और भी ज्यादा दुखदायी। हालांकि बड़े बुजुर्ग जो बता चुके हैं, अगर उन बातों पर भी लोग विश्वास करें तो शायद धोखा खाने की स्थिति बने ही ना। और आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आयुष, आप देख रहे हैं स्टोरी आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से संबंधित। और गाजियाबाद जिले के ही सेक्टर 71 में एक अपार्टमेंट बना हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और महासचिव अनिल यादव रहते थे। अनिल काफी सज्जन व्यक्ति थे और अनिल के 2 बेटे और पत्नी, जिसका नाम सरिता होता है, वो नोएडा के बहलोलपुर में रहते हैं। हालांकि अनिल अपने पिता छोटे लाल यादव के पास भी आना जाना करते हैं। अपना अलग बच्चों और पत्नी के साथ आवास बना रखा है। पिता माता के अलावा 5 भाई बहन, और इन 5 भाई बहनों में 3 बहनें हैं और 2 भाई। भाइयों में सबसे बड़े अनिल यादव और दूसरे भाई का नाम सुनील यादव। हालांकि अनिल पार्टी का काम तो देखते ही, लेकिन अन्य काम भी साथ में किया करते। क्योंकि प्रारंभिक एजुकेशन पूरी हो चुकी थी और शिक्षा के कंप्लीट हो जाने के बाद नेतागिरी के साथ साथ व्यक्ति को कुछ काम भी करना हो। और इसी सिलसिले में अनिल ने भी गाजियाबाद के सेक्टर 71 में एक फ्लैट किराए पर लेकर वहीं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हालांकि कमाई अच्छी होती है। इधर अनिल की दिलचस्पी राजनीति में बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से अनिल ने समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम रखा था और पार्टी ने उन्हें नगर महासचिव का पद भी दे रखा। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2014। अनिल का पूरा परिवार बड़े ही खुशहाल तरीके से अपने जीवन यापन में लगा हुआ था। बच्चे भी खुश थे, पद और पैसा दोनों मिल रहा। अब बात आती है 20 अप्रैल 2014। शाम का लगभग अंधेरा छा रहा था। समय 7:30-8 बजे का होगा। तभी अनिल की पत्नी सुनीता के मोबाइल पर एक फोन आता है और फोन करने वाली लड़की सुनीता की भी और अनिल की भी परिचित हो, और लड़की का नाम होता है हिना खान। हिना सुनीता से जो बताती है, उसे सुनने के बाद सुनीता को लकवा सा मार जाता है। हिना बताती है कि तुम्हारे पति की डेड बॉडी मेरे फ्लैट पर पड़ी हुई। और जब तक सुनीता आगे कुछ डिटेल जान पाती कि फोन हिना काट दी। फोन काटने तक ही बात सीमित नहीं रहती है, बल्कि हिना खान अपने मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर लेती। और जब ये बात पत्नी सरिता सुनती है और दोबारा नंबर मिला करके अन्य जानकारियों को लेना चाहती है, तब तक फोन बंद आ रहा। अब सरिता परेशान तो थी ही, करे तो क्या करे। उसने तुरंत इन सारी जानकारी को अपने परिवार में देना उचित और अपने देवर को फोन लगाया और देवर सुनील को वो सारी बातें कि किसका फोन आया था और क्या बताया गया है तुरंत बता। और सुनील जैसे ही अपनी भाभी की बात को सुनता है तो अपने कुछ मित्रों को लेकर सीधे हिना खान के फ्लैट पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि घर के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई, ताला नहीं बंद। वो कुंडी को खोलता है और सभी उस फ्लैट के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन अंदर का नजारा देखने के बाद सुनील बड़ी ही तेजी के साथ चीख पड़ता है। और चीखने की वजह यह थी कि उसका सगा भाई अनिल फर्श पर गंभीर अवस्था में अचेत पड़ा हुआ था और उसके एक हाथ से कलाई के पास किसी तेज धार हथियार से कटे का निशान था और वहां से खून बड़ी तेजी के साथ लगातार बह रहा था, जो उसके आसपास बिखर रहा था। और वो जैसे ही अपने भाई को इस हालत में देखता है तो तुरंत पास के फोर्टिस हॉस्पिटल में लेकर भागता है। लेकिन हाथ की कलाई को कटे हुए समय बीत गया था, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। जब वो वहां लेकर के पहुंचता है तो डॉक्टर भी इलाज से मना कर देते हैं और कहते हैं कि रास्ते में तुम्हारे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अब डॉक्टर तुरंत केस की जानकारी पुलिस को देते हैं और चूंकि मामला संदिग्ध था, पुलिस भी सूचना मिलने के बाद तुरंत आनन फानन में अस्पताल पहुंच जाती। अनिल के शरीर का मुआयना किया जाता है और डेड बॉडी को लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देते। अब पुलिस के सामने प्रश्न ये था कि एक पार्टी का पदाधिकारी, केस हल्का नहीं था। इधर पार्टी के लोग जानकारी मिलने के बाद थाने
पहुंच चुके होते हैं, अस्पताल पहुंच चुके होते हैं। पुलिस तुरंत अनिल की पत्नी सरिता से जाकर पूछताछ शुरू करती है और पूछती है कि ये बताओ तुम्हें इस मामले की जानकारी कैसे हुई। तब सरिता पुलिस को बताती है कि मुझे इस नंबर से हिना खान नाम की युवती का या औरत का फोन आया था और उसने सिर्फ 15 सेकंड के अंदर की बातचीत में ये बताया कि तुम्हारे पति अनिल हमारे फ्लैट पर मरे हुए पड़े, और इसके बाद फोन काट के स्विच ऑफ कर। और जैसे ही पत्नी सरिता हिना खान का नाम पुलिस के सामने लाती है तो पुलिस दूसरा सवाल पूछती है कि ये हिना खान कौन है और तुम्हारी इनसे किस तरह से जान पहचान। अब सरिता पुलिस को जो जवाब देती है वो बताती है कि हिना खान औरत मेरे पति के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी और इसी सेक्टर 71 में एक किराए के फ्लैट में रहती है। अब पुलिस के पास पत्नी से पूछताछ के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं था, पुलिस को अब तलाश थी तो हिना खान। अन फन में पुलिस सरिता द्वारा बताए हुए पते पर पहुंच और चारों तरफ हिना खान की तलाश भी शुरू कर देती। क्योंकि पुलिस और हिना खान के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका था और हिना खान कम चालाक औरत नहीं। पुलिस हर तरीके से अपना जाल बिछाती है, मुखबिरों को भी एक्टिव कर देती है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाता है और पुलिस के हाथ हिना खान नहीं लगती। तभी पुलिस को ये सूचना मिलती है कि हिना खान 29 अप्रैल को अदालत में सरेंडर करने वाले। अब पुलिस अदालत के आसपास अपना घेरा बढ़ाती है, लेकिन हिना पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए नकाब पहनकर कोर्ट में सरेंडर करने की वजह से अब कोर्ट हिना को जेल भेज देती है और पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि हिना को दोबारा से रिमांड में लेने के लिए कोर्ट पर अर्जी देनी पड़ेगी। पुलिस दोबारा से कोर्ट में जाकर अर्जी लगाती है, लेकिन उसे सिर्फ 12 घंटे की ही रिमांड मिलती है। पुलिस रिमांड मिलने के बाद हिना से जब पूछताछ की जाती है तो इधर उधर के तमाम उल्टे सीधे जवाब देती है, लेकिन जब पुलिसिया सख्ती शुरू होती है तो आखिरकार उसे अपनी सच्चाई को कबूल करना पड़ा और हिना हत्या की पूरी वजह उगलना शुरू कर दे। और जो कहानी वो बताती है उसे सुनने के बाद वाकई में लोगों का इंसानियत से भरोसा ही टूट जाएगा। दरअसल हिना खान के बारे में आपको बताते हैं कि हिना के पिता साबिर जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और साबिर के परिवार में उनकी पत्नी शकीला के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे यानी 5 बच्चे, और जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम हिना है। परिवार बेहद ही गरीब होता है, कमाई कम होती है, इस वजह से बड़ी ही मुश्किल से बच्चों की परवरिश हो रही थी। इसी तरह से साबिर अपनी 2 बेटियों का निकाह तो कर देता है, लेकिन कुछ ही समय बाद साबिर की मौत हो जाती। साबिर की मौत होने के बाद घर की माली हालत और भी ज्यादा खस्ता हो जाती। अब घर की जिम्मेदारी दोनों बेटों पर आती। दोनों बेटे भी मेहनत मजदूरी करना शुरू करते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत कमाते हैं उससे घर चलाना मुश्किल तो होता है, लेकिन किसी तरह पेट जरूर भर जाता है। लेकिन इसे गरीबी कहा जाए या नियत, वो गलत रास्ते पर चल पड़ता। नतीजा ये होता है कि चोरी चकारी की वजह से पुलिस दोनों लड़कों को जेल भेज देती। एक बार जेल जाने का सिरा शुरू हुआ सिलसिला बराबर चलना शुरू हो जाता है और पुलिस भी शकील के घर के चक्कर लगाने लगती है। मोहल्ले के लोग भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब शकीला के सामने जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो फैसला करती है कि अपने दोनों बेटों और बेटी हिना को लेकर दिल्ली के भोजपुरी इलाके में किराए पर कमरा लेकर रहने के लिए आ जाती। हिना ने भी गरीबी की वजह से मात्र 4-5 क्लास तक ही पढ़ाई की और उसकी पढ़ाई बीच में ही टूट चुकी। लेकिन भगवान ने उसको एक चीज दी थी कि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत तो थी ही, लेकिन तेज तर्रार भी उससे ज्यादा थी। दिल्ली पहुंचने पर वहां की चकाचौंध को देखने के बाद हिना की आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि भले ही वो गरीब परिवार से थी लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे और इन सपनों को पूरा करने के लिए वो शुरुआत में तो ये जानती थी कि मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे कुछ समय गुजरता है तो उसकी मुलाकात वहीं रहने वाले शफीक से होती है और शफीक और हिना का मुलाकातों के बाद प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और शफीक भी सुंदर मासूका को पाकर उस पर पैसे भी लुटाता है। लेकिन हिना को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि शफीक उसका अंतिम पड़ाव नहीं है, ना ही उसका टारगेट। अब शफीक को तो वो प्रेम प्रसंग के साथ पकड़े हुए ही थी, इसके साथ दूसरे लड़कों के साथ भी उसके संबंध हो जाते। और एक दिन जब शफीक को ये पता चलता है कि दरियागंज के क्षेत्र में रहने वाले एक
लड़के से हिना का अफेयर चल रहा है तो उसे काफी मन में चोट पहुंचती है और वो इस सदमे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने अपनी जीवन की तमाम कमाई उसके ऊपर लुटा डाली थी। लिहाजा शफीक एक दिन जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन इधर हिना को जब ये पता लगता है कि दरियागंज के रहने वाले लड़के के पास बहुत पैसा नहीं है, तो वो उसका भी साथ छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलना शुरू कर देती है। और जब इस बात की जानकारी उसकी माँ शकीला को होती है तो उसे बहुत ज्यादा क्रोध भी आता है और वो किसी तरह शौहर के मरने के बाद अपनी बेटी का निकाह भी करना चाहती थी। इस वजह से उसने अंदर खाने में पता किया और एक लड़के का चुनाव कर हिना का निकाह कर देती। अब हिना अपनी ससुराल जाती है, 1 साल लगभग ससुराल में रहती है। इसी बीच उसको एक लड़का होता है, लेकिन उसकी अपने पति से पटरी नहीं खाती। वापस तलाक देकर अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हिना की जो बड़ी बहन इशरत होती है वो भी अपने पति से तलाक लेकर माँ के पास आ जाती। घर में माली हालत तो खराब थी ही, खाने के भी लाले पड़े हुए थे। वहीं दोनों बहनें तलाक लेकर आ जाती हैं। माँ के ऊपर भी दबाव पड़ता है। किसी तरह ये लड़कियां काम करना शुरू करती हैं और गाजियाबाद में आने के बाद हिना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करती है, जिसमें उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। लेकिन इसी बीच एक दिन हिना की मुलाकात नकली नोटों के कारोबारियों से हो जाती है और हिना तुरंत अपनी बहन को भी उस कारोबार में उतार ले। नकली नोटों के कारोबार में बिहार के रफीक, मोइनुद्दीन, जुनैद जो गोपालगंज के रहने वाले थे, ये पांचों मिलकर नकली नोटों को एक्सचेंज करने का व्यापार शुरू करते हैं। अब नकली नोटों के काम में पैसा अच्छा आता है। कुछ महीने गुजरते हैं, लेकिन एक दिन पुलिस की नजर इन पर पड़ती है और 23 अप्रैल 2013 को पुलिस इन पांचों को गिरफ्तार कर डासना जेल भेज देती है। इधर जब हिना बहन के साथ जेल में पहुंचती है तो जेल की तमाम परेशानियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब चूंकि उसका वहां अंदर कोई था भी नहीं जो उसकी बेल करा सके, और अब उसके सामने परेशानी ये होती है कि मन ही मन जेल के अंदर वो तौबा करती है कि अब आज के बाद वो कोई भी गलत काम नहीं करेगी। एक बार वो जेल से बाहर निकल जाए, ये प्रण कर ले। जेल के अंदर ही उसकी मुलाकात एक लड़की वर्षा यादव से होती है और वर्षा का एक रिश्तेदार सपा का नेता अनिल यादव अक्सर उस लड़की से मुलाकात करने के लिए डासना जेल आया करता। और हिना को जब ये बात पता लगती है वर्षा के माध्यम से, तो वो वर्षा से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे लिए अनिल से बात करो, किसी तरह से मेरी बेल करवा दो। वर्षा जब उसकी बातों को सुनती है तो उसे तरस आ जाता है और वो अनिल से उसके बारे में बताती है। अनिल भी वर्षा को आश्वासन देता है। फिर एक दिन वर्षा अनिल की मुलाकात हिना से करवाता है। हिना अनिल के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पैर पकड़ने लगती है कि किसी तरह से आप मेरी बेल करवा दो। अनिल बहुत ही सीधा साधा सज्जन इंसान था, उसे दया आ जाती है। वो जाकर हिना की माँ शकीला से मिलता है और बताता है कि तुम्हारी बेटी से मुलाकात हुई थी और उसने मुझसे कहा है कि मेरी बेल करवा। शकीला कहती है कि मेरे पास गारंटर तो हैं, लेकिन ना तो पैसे हैं ना वकील। सीधा साधा सज्जन अनिल न सिर्फ शकीला को पैसे देता है बल्कि हिना की बेल भी करवा देता है। अब हिना अपनी बहन के साथ बेल पर छूटकर जब बाहर आती है तो अपने घर पहुंचती। घर की हालत वैसे भी खराब थी। एक दिन दोनों बहनें बाजार जाती हैं और एक ज्वेलरी शॉप पर उनकी निगाह पड़ती है। चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। हिना की नीयत दुकान को देखने के बाद खराब होती है और वो वहीं उस दुकान से कुछ जेवर चोरी करती है और पकड़ी जाती। चंद दिनों में ही उसे दोबारा जेल जाना पड़ता है और जेल के अंदर वो बुरी तरह से फंस जाती है। तभी उस जेल के अंदर उसकी मुलाकात नाजिम नाम के एक हिस्ट्री सीटर से होती है। नाजिम जौनपुर उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद का रहने वाला होता है और नाजिम की नजर हिना पर पड़ती है। नाजिम उसे और उसकी खूबसूरती को देखकर अपना दिल दे बैठता है। इधर हिना भी उसे अपना दुखड़ा सुनाती है कि मेरी बेल करवा दो। नाजिम अपने सूत्रों से, मिलने वालों से हिना की बेल के लिए बात करता है और जब वो लोग तैयार हो जाते हैं तो नाजिम हिना के सामने एक शर्त रखता है कि बेल तो तुम्हारी मैं करवा दूंगा, लेकिन तुमको एक वादा करना पड़ेगा कि जब मैं छूट कर बाहर आऊंगा तो तुम्हें मुझसे निकाह करना पड़ेगा। अब हिना तो किसी भी कीमत पर जेल से बाहर आना चाह रही थी। उसने भी नाजिम की बात में हाँ भर दी कि जो होगा बाद में देखा जाएगा। अब हिना फिर छूटती है, घर पहुंचती है और हिना की माँ शकीला जैसे ही हिना को देखती है तो वो
आपस में माँ बेटी तकरार करने लगे। तकरार की वजह ये होती है कि पुलिस वहां भी आना जाना शुरू कर चुकी थी। किराए के घर को लोग ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिए मकान मालिक पर दबाव डाल रहे थे। लिहाजा शकीला हिना को अपने घर से भगा देती है। हिना के सामने जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो ऐसे में वो अनिल के घर पर जाती है। वहां अनिल अपने परिवार के साथ होता है। घर पहुंचने के बाद अनिल के हिना कहती है कि काफी दिनों से मेरा घर पर मन नहीं लग रहा है, मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या आप मुझे अपने घर पर रहने की जगह दे सकते हैं। अनिल जब उसकी बात को सुनता है तो अपनी पत्नी से पूछता है। पत्नी भी सहमत दे देती है। हिना अनिल के घर पर ही रहने लगती है और काम के लिए अनिल कहता है कि ठीक है, तुमने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कुछ दिन ही किया है, तुम मेरे साथ काम करने लगो। कुछ दिन हिना अनिल के साथ घर पर रहती है। उसके बाद सेक्टर 71 में अनिल उसे एक फ्लैट किराए पर दिलवा देता है, जहां हिना अकेले रहने लगती है और अनिल के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वहीं नाजिम भी कुछ महीनों बाद जेल से छूटकर जब बाहर आता है तो वो हिना से मुलाकात करता है और हिना के सामने निकाह का प्रस्ताव रखता है। क्योंकि हिना के लिए इस वक्त अनिल ही एक ऐसा सहारा था जिसने उसको काम और घर दोनों ही दिलवाए थे। तो हिना जाकर के सीधे अनिल के पास जाती है, उसकी पत्नी से मिलती है और बताती है कि मैंने एक लड़का पसंद किया है और मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ, आप लोग की क्या राय है। जब ये बात अनिल और अनिल की पत्नी दोनों सुनते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है और वो लोग हिना और नाजिम का निकाह करवा देते। निकाह होने के बाद नाजिम भी हिना के साथ उसी के फ्लैट पर रहने लगता है। कुछ महीने और बीतते हैं। एक दिन हिना अनिल के पास जाती है और कहती है कि यदि आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें। तो अनिल पूछता है कितना कर्जा चाहिए। तो बताती है लगभग 6 लाख रुपए चाहिए। मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ और अपने खुद के व्यापार में कमाई दो तरफ से होगी तो मैं जल्दी ही काफी पैसा जोड़ सकूं। अनिल भला व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति था। वो हिना को 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इस वजह से वो अपने पिता से बात करता है और पिता से लेकर 6 लाख रुपए हिना को दे देता है। और जैसे ही हिना के हाथ में 6 लाख रुपए आते हैं, हिना वहां से निकलती है। अब पैसा आ चुका था। हिना और उसका पति नाजिम दोनों मिलकर इन पैसों को उड़ाना शुरू कर देते। हालांकि कुछ पैसे उन्होंने ठेके दिलाने के काम में इस्तेमाल किए और इस ठेके दिलाने के काम में उनकी मुलाकात रफीक और संदीप से होती है। अब इन दो लोगों से मिलने के बाद उसे ये उम्मीद थी कि काम मिल जाएगा, लेकिन वो दोनों भी इन्हीं की तरह होते हैं कि काम तो करते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं लेकिन पैसा नहीं आता है। दूसरी तरफ अनिल की बहन की शादी तय हो चुकी है। शादी की जो तारीख निकली है वो 8 मई 2014 होती है। जैसे ही शादी की तारीख निकलती है, अनिल तुरंत हिना को फोन करता है और उससे कहता है कि भाई 6 लाख रुपए जो तुमको हमने दिए थे वो वापस हमारे कर दो, बहन की शादी के लिए पिताजी को देने हैं। अब वो हिना पर दोबारा दबाव बनाता है कहता, लेकिन हिना उसको बार बार टालती, रोज नई तारीखें देती जाती। एक दो बार क्रोध में अनिल हिना को धमकी भी देता है। उस धमकी से हिना डर जाती क्योंकि उसको ये अच्छी तरह से मालूम था कि अनिल सीधा तो है लेकिन ये समाजवादी पार्टी का एक नेता और ओहदेदार भी है। उसकी पहुंच शहर के तमाम बड़े लोगों तक है। तो वो अनिल से जाकर रिक्वेस्ट करती है कि मैं जल्द ही तुम्हारा पैसा दे दूंगी। इसके बाद एक दो दिन का टाइम भी लेती है। अब हिना अपने पति नाजिम से अपनी सारी बातें कि मैंने अनिल से 2 दिन का टाइम लिया है, पैसा है नहीं, क्या करना है। अब नाजिम हिना को समझाता है, कहता है कि अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है कि तुम इस अनिल को ही रास्ते से हटा दो। अब नाजिम जैसे ही हिना को बताता है कि इसे दुनिया से हटाना है, वो भी उसकी बातों में हामी भर देती है और नाजिम के दोनों दोस्त और हिना और नाजिम ये चारों मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत 20 अप्रैल 2014 को शाम के वक्त हिना अनिल को फोन करती है और पैसे देने के बहाने अपने फ्लैट पर बुलाती। जब अनिल हिना के फ्लैट पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि वहां 3 अन्य लोग बैठकर शराब पार्टी कर रहे हैं। हालांकि अनिल को इनसे कोई मतलब नहीं था, उसे सीधा हिना से मिलना था और अपने पैसे लेने। अनिल हिना से कहता है कि तुमने बुलाया है, पैसे दो मैं चलूं। लेकिन हिना पैसे देने की बजाय उससे झगड़ा करना शुरू कर देती और थोड़ा झगड़ा जब बढ़ता है तो ये 3 जो शराब पार्टी कर रहे होते हैं ये पीछे से अनिल को दबोच लेते और उसका गला दबा देते हैं। अनिल मरा कि नहीं मरा ये इस बात को न देखकर तुरंत एक चाकू से उसके कलाई पर कट लगा देते हैं
कि इसकी नसें कट जाएंगी, जल्दी मर जाए। और जब उनको ये इत्मीनान हो जाता है कि अनिल अब मर चुका है तो वो 3 हत्यारे निकल जाते हैं। बचती है सिर्फ हिना। हिना तुरंत अनिल की पत्नी सुनीता के नंबर पर फोन कर जानकारी देती है और खुद भी घर से बाहर निकल कुंडी लगाती है और घर छोड़ फरार हो जाती है। जब हिना ने यह पूरी कहानी पुलिस को बताई तो पुलिस हिना से एक तहरीर लिखवाती है और नाजिम, रफीक और संदीप को भी अपनी कस्टडी में लेती है और चारों आरोपियों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाता है। मित्रों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको सजग करना था। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।